presented by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। अवैध धार्मिक स्थलों के साथ क्या होना चाहिए बताइए। आप बिना एक भी पल गवाए कहना चाहेंगे तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे निर्माण न सिर्फ कानून का उल्लंघन करते हैं बल्कि बिना वजह धर्म और कानून को आमने सामने भी कर देते हैं। ऐसी ही कई बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में एक फैसला दिया कि सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि नहीं बनने चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश को जब कर्नाटक हाई कोर्ट ने लागू करवाना चाहा तो क्या सत्ता और क्या विपक्ष सब के सब धर्म रक्षक बनने की रेस में कूद पड़ते हैं। अब कर्नाटक सरकार एक कानून बनाने जा रही है जो इन्हीं अवैध धार्मिक स्थलों को गिराए जाने से बचाएगा। है ना हैरानी की बात। तो आज दिन की बड़ी खबर में हमने हैरान होना ही चुना है कि किस तरह सड़कों, गलियों और पब्लिक पार्क्स को कब्जा कर धर्म के नाम पर हथिया लिया जाता है। वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है जिसे फिर मंदिर या मस्जिद कह दिया जाता है और फिर उसको प्रोटेक्ट करने में पूरा तंत्र लग जाता है। लेकिन पहले देखिए ये वीडियो रिपोर्ट। मैनपुरी में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें उसकी गुणवत्ता के ऊपर बात होनी चाहिए। बताओ। यहाँ जो प्राइमरी स्कूल हैं, बाकी जो डिग्री कॉलेज भी हैं, डिग्री कॉलेज इस हिसाब से चल रहे हैं कि मान लो कि कोई भट्टा कॉलेज टाइप, जहाँ सिर्फ डिग्रियाँ मिलती हैं। भट्टा कॉलेज क्या होता है? भट्टा कॉलेज मतलब पैसा देकर आप ईंट लाते हैं भट्टे से। ईंट भट्टे से, हाँ, पैसा देते हैं, ईंट लाते हैं, वैसे ही पैसा देंगे। और भट्टा कॉलेज मतलब पैसा दे और डिग्री ऐसा होता है मैनपुरी में? कहाँ पे होता है? हर जगह, हर कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में ये हो रहा है। क्या रेट चल रहा है? रेट मान लीजिए आप, जो तो नकल के ऊपर है, जितनी नकल बन जाए। क्लास के 10th में हो तो 3000 और मतलब मैं 3000 रुपए दूंगा तो 10वीं की परीक्षा सर, एग्जाम होने पर जो वो नकल के पैसे लेते हैं उसकी अलग अलग लिस्टें हैं उनके पास। नकल कैसे करवाते हैं? मतलब कोई और कॉपी लिखेगा? नहीं, ऐसा होता है। चाहे लिस्ट बनती है सर, जैसी आप पैसे। मान लीजिए इनको 10वीं पास करनी है और आपने ठेका लिया, आगे आओ। हाँ, घबराओ नहीं, अभी तो है। आपके चैनल पे घबरा ना। बस, बहुत बढ़िया, शाबाश। इनने 3000 रुपया दिया, अब तुम इनको कैसे पास करवाओगे? हम इनको ऐसे पास कराएंगे, इन जैसे बंदे हमें 50 मिल गए। हाँ, किसी भी कॉलेज में 50 बंदे मिल गए, 15 डेढ़ हो गए, 50 बंदे मिल गए। हाँ। तो 50 बंदों को मैंने अलग कमरे में बैठाया। हाँ। और जो बचे, मतलब जैसे सीट हमारी 100 की है, सुन लो, महत्वपूर्ण चीज बता जैसे रहे हैं, 3000 जैसे सीट 100 बंदों की है, 50 बंदों को मैंने इस रूम में बैठाया जिसको नकल कराना है, और 50 बंदों को अलग बैठा दिया। और उसमें उनको चल रहा है अलग, इनका चल रहा है अलग। ये शिक्षा व्यवस्था है यहाँ की। इनको क्या नकल कैसे करवाई जाएगी? नकल सर सब बोल के ये सर इनके सामने रखा होगा। ये उसे इस बार की बात बताता हूँ भैया, नया मॉडल। इस बार की बात बता रहा हूँ। कुछ कॉलेज हैं जहाँ मेरे दोस्त वहाँ पढ़ते हैं, मैं तो चित्रकूट महाविद्यालय में पढ़ता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा एग्जाम हो गया? बोले कि हाँ हो गया, क्योंकि इस बार यूनिवर्सिटी ने 100 क्वेश्चन दिए थे और 50 क्वेश्चन करने थे, वो भी OMR वाले थे। तो OMR मतलब बहुविकल्पी, उसमें ABCD ऐसे करके सेट आते हैं। तो उसने बोला कि जैसे ही मैं पेपर मिला मुझे, तो मुझे कहा कि A वाले इस लाइन में बैठ जाएं, B वाले उस लाइन में बैठ जाएं। उन्होंने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और पूरी लिस्ट आई, आंसर बोल दिया, हो गया एग्जाम। ये कहाँ पे हुआ? मैनपुरी के कॉलेजेस में? मैनपुरी कॉलेज भोगांव में। और फिर बोल के सबकी सीटें भरवा दी, पूरी सीटें बर्बाद नहीं, और एग्जाम हो गया उनके 70%। यार ऐसी डिग्री हासिल करके करो भी क्या जीवन में? मेडिकल की चाहे तो मेडिकल की मिल जाएंगे, जो आप चाहे सब फैसिलिटी यहाँ पे हैं। पैसा आप खर्च करिए, आपको मेडिकल का क्या रेट चल रहा है? जो BA MS ये उसकी सर क्वालिटी है, लिस्टें हैं उनके पास। आप 10,000 रुपये 20,000 रुपया खर्च की 20 भैया 20,000 रुपए दीजिए, आप डी फार्मा कर लीजिए। 20,000 में बी फार्मा? हाँ, चित्रगुप्त जो डिग्री कॉलेज है, आप जब एग्जाम चल रहे हो, आप कभी अचानक में चले जाना, स्टाफ कम मिलेगा आपको। उसके बगल में गांव कौन सा? बगल के गांव है नगला जुला है, तो आपको ठेकेदार मिल जाएंगे भाई, ठेकेदार मिलेंगे। टीचर डर जाएगा। बगल के गांव, सत्ताधारी गांव, पूर्व विधायक रहे वहाँ के, अंदर चले गए, अगर उन्हें पसंद है, उनका ये दोस्त है, मिलने वाला है, नकल उसी को देंगे, जाके टीचर बोलेगा, टीचर पिटेगा। मैनपुरी के शहीद पार्क में सौरभ द्विवेदी पूछ रहे थे क्या हाल है यूपी। उन्हें मिले कुछ नौजवान जो बता रहे थे कि नकल का सिस्टम काम कैसे करता है। आपने भी सुना होगा कि असल योग्यता आपकी कुछ भी हो, लेकिन पैसे के दम पर आप डिग्री पर कुछ भी लिखवा सकते हैं, क्योंकि नकल माफिया ने तंत्र को ही काबू कर लिया है।
परीक्षा केंद्र पर ही नकल होती है और इस सिस्टम को चलाने वालों का आत्मविश्वास इतना कि वो बाकायदा काम की रेट लिस्ट रखते हैं कि कौन सी डिग्री और कौन सी परीक्षा आपको पास करनी, हमारे पास सब व्यवस्था है। तो ये हाल है यूपी का। अगर आप इस रिपोर्ट को पूरा देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा हमारे नए यूट्यूब चैनल ललन टॉप यूपी पर। वहां आपको सौरभ द्विवेदी पूछते मिलेंगे क्या हाल है यूपी। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हमारी पूरी कवरेज आपको मिलेगी और मिलेंगे मजेदार ब्लॉग्स। अगर आप हमारी कवरेज से जुड़ना भी चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं lt.chunav@gmail.com पर। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी बनाई आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो आज अमेरिका के लिए रवाना हो गए। उनकी यात्रा 25 सितंबर तक चलेगी। उड़ान भरने से पहले प्रधानमंत्री ने एक बयान जारी करके कहा कि इस यात्रा का मकसद अमेरिका के साथ साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया से संबंध मजबूत करना है। पहली बार क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड के देशों के नेता इस बार अमेरिका में मिलेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन शामिल होंगे। इससे पहले चारों देशों के नेता आमने सामने नहीं मिले हैं। अब तक मंत्रियों और अधिकारियों की बैठकें जरूर हुई हैं। क्वाड से इधर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति बाइडेन से मिलेंगे, प्रधानमंत्री सुगा से मिलेंगे और प्रधानमंत्री मॉरिसन से भी एक एक करके द्विपक्षीय वार्ताएं करेंगे। यात्रा के आखिर में प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र आम सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अपने साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को ले जा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी गए हैं और दूसरे अधिकारियों को भी साथ में भेजा गया है क्योंकि हाई लेवल डेलीगेशन की जरूरत है। दूसरी सुर्खी का भी संबंध अमेरिका में होने वाली एक बैठक से ही है जो अब नहीं होने वाली है। पहली सुर्खी से आप समझ गए होंगे कि संयुक्त राष्ट्र आम सभा माने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की बैठक चल रही है। ये 76वीं बैठक है जिसके लिए दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष बारी बारी से न्यूयॉर्क जा रहे हैं। अब होता यह है कि जब इतने सारे नेता एक ही जगह जा रहे होते हैं तो वो दूसरे काम भी निपटाने के सोचते हैं। जैसे भारत, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जनरल असेंबली के साथ साथ क्वाड की एक बैठक कर लेना चाहते हैं। कुछ यही विचार था कि सार्क देश भी इस तरह की कवायद करें कि इतना खर्चा हो रहा है तो अपन भी एक बैठक कर लेते हैं। सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और इसमें कुल 8 देश हैं। अपन हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। विचार था कि 25 सितंबर को सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की भी एक बैठक कर ली जाएगी। दिक्कत बस एक थी ये कि जो लोकतांत्रिक अफगानिस्तान सार्क का सदस्य था वो अब रहा नहीं। उसकी जगह जिस इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान ने ली है उसे तालिबान चला रहा है। लेकिन तालिबान की सरकार को पूरी दुनिया से मान्यता नहीं मिली है। हमने भी अभी फॉर्मली नहीं दी है। ज़्यादातर देश इस बात पर राजी थे कि बैठक हो जाए और अफगानिस्तान के लिए इस बैठक में खाली कुर्सी रख दी जाएगी, आगे देखा जाएगा अफगानिस्तान का करना क्या है। लेकिन पाकिस्तान इस बात पर अड़ा हुआ था कि इस बैठक में अफगानिस्तान वाली जगह तालिबान को दी जाए। भारत और दूसरे देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और फिर बैठक के प्रस्ताव पर आम सहमति न होने के चलते इसे रद्द करना पड़ा। तीसरी सुर्खी बनाई है इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक रिपोर्ट ने। संतोष सिंह की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह नीतीश कुमार सरकार की हर घर नल का जल योजना के तहत काम के ठेके बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के रिश्तेदारों को भी दिए गए। इस पर तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि वो इस बिजनेस में है उनका परिवार, तो ये काम क्यों वो ले नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस ने इस मामले में उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लिया है। अखबार का कहना है कि ये एक एक्सपोजे है जो कई कड़ियों में सामने आएगा, आगे चल के और रिपोर्ट्स को पब्लिश करने वाले हैं। चौथी और आखिरी सुर्खी का संबंध है महंत नरेंद्र गिरी मामले से। आज उन्हें प्रयागराज में ही अंतिम समाधि दे दी गई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कहा है कि अगले अध्यक्ष का चुनाव 16 दिन बाद शुरू होगा, जब षोडशी पूरी हो जाएगी। डॉक्टर्स ने ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहा है कि महंत की मौत फांसी से हुई है। मामले में अब तक कुल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, आनंद गिरी, आदित्य तिवारी और संदीप तिवारी। आनंद गिरी का हरिद्वार वाला आश्रम भी सील किया गया है। पुलिस ने महंत गिरी के गनर से भी पूछताछ की है जो उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहते थे। उधर निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने इंडिया टुडे से कहा है कि महंत नरेंद्र गिरी के सिर के पीछे चोट थी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि सुसाइड लेटर महेंद्र गिरी का लिखा नहीं है। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया था, इस मामले की जांच एसआईटी ने शुरू कर दी है। इसमें 18 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, सीएम, डिप्टी सीएम ने भरोसा दिलाया है कि इस मामले में तह तक पुलिस जाएगी और न्याय होगा। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक और मंदिर। पिछले करीब 10 दिन से ये दोनों शब्द अखबारों में साथ साथ आ रहे हैं, खबरों में साथ साथ आ रहे हैं। हम मुख्य खबर पर आएंगे, लेकिन पहले कर्नाटक में मंदिर से ही जुड़ी एक छोटी खबर पर बात करते हैं जो आज आई। कर्नाटक के कोपल जिले में कुस्तागे तालुक है, तहसील है, और यहाँ मियापुरा नाम का एक गाँव है। अब गाँव के बच्चे का चौथा जन्मदिन था।
जन्मदिन था तो बच्चे के पिता ने सोचा कि मंदिर उसको लेके चलते हैं। मंदिर चले तो गए, लेकिन ये उनको इतना महंगा पड़ा जितना उन्होंने सोचा नहीं होगा। बच्चे के पिता पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मंदिर की सफाई के लिए कोट एंड कोट 11,000 रुपए का चार्ज अलग से लगाया गया है। क्यों हुआ ये? क्योंकि गांव के तथाकथित ऊंची जाति के लोगों को लगता था कि बच्चा और उनके पिता दलित हैं, तो मंदिर में जाकर उन्होंने अपराध कर दिया, उसे अपवित्र कर दिया। हालांकि इस मामले में तूल पकड़ा तो स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई की। अब यह कार्रवाई क्या थी? प्रशासन ने गांव वालों को समझाया, सिर्फ समझाया, किसी पर केस दर्ज नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह खबर हमने आपको सिर्फ इसलिए बताई ताकि आप समझ सकें कि धर्म के नाम पर बने मस्जिद या मंदिरों में धर्म के नाम पर जो चीज़ें होती हैं या उनको लेकर समाज में जिस तरह की भावनाएं होती हैं वो हमेशा सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। जब वो सही है तब तक ये ठीक है, लेकिन अगर वहाँ कोई गलत काम हो रहा है तो उसका विरोध भी होना चाहिए और उस पर भारत के कानून के हिसाब से कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब मुख्य खबर पर आते हैं। कर्नाटक में मंदिर को गिराए जाने को लेकर पिछले कई दिनों से बवाल मचा है। बवाल ऐसा कि मंदिर की राजनीति करती आई भाजपा को कांग्रेस और जेडीएस जैसी पार्टियां घेरने लगी। कर्नाटक की सरकार को हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। कई हिंदू संगठनों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आखिरकार मुंबई सरकार को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विधानसभा में बिल लाना पड़ा। आप समझते हैं कि यह पूरा मामला है क्या? करीब हफ्ते भर पहले सोशल मीडिया पर एक मंदिर को बुलडोजर से गिराने का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो के साथ ये मैसेज भी इस तरह से चला कि तमिलनाडु की स्टालिन सरकार हिंदू विरोध में मंदिर तोड़ रही है। लेकिन ये वीडियो निकला कर्नाटक का। मैसूर के नंजनगुड तालुक में उचागनी गांव है। यहाँ महादेवम्मा मंदिर को ढहाया गया। मंदिर ढहाने के विरोध वाली राजनीति की मशाल थामी कांग्रेस ने। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने लिखा कि वो प्राचीन मंदिर को ढहाने का विरोध करते हैं। इलाके के लोगों से सलाह मशवरा किए बिना ये मंदिर ढहा दिया गया। ये धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। ये पूर्व सीएम साहब का बयान है। फिर जेडीएस की तरफ से भी विरोध हुआ। हिंदू संगठनों ने बीजेपी सरकार को खुली धमकी देनी शुरू कर दी। यहां तक कहा गया कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए हमने महात्मा गांधी तक को नहीं बख्शा था। ये पूरी बात हम आपको बताएंगे आगे। तो बात आती है कि मंदिर को ढहाया क्यों गया। वजह समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। अप्रैल 2006 की बात। गुजरात हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए गैर कानूनी तरीके से बने धार्मिक स्थलों को गिराने का आदेश दिया। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम होते थे और अमित शाह होते थे एचएम, होम मिनिस्टर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुजरात में धार्मिक स्थलों को गिराने का काम शुरू हुआ, क्योंकि कोर्ट का आदेश था। कुछ मंदिरों को ढहाया गया, मस्जिदों का भी नंबर आया। मई 2006 में गुजरात के वडोदरा में नगर पालिका कर्मचारियों ने एक मस्जिद को गिराने की कोशिश की, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो एक इलीगल स्ट्रक्चर था। इसके बाद वडोदरा में बड़े स्तर पर हिंसा भड़क गई, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। मामला कुछ साल तक सुप्रीम कोर्ट में चला और 29 सितंबर 2009 को सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया। इसमें 2 बड़ी बातें थी। पहली बात, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि के नाम पर सार्वजनिक सड़कों, पार्कों या किसी अन्य सार्वजनिक जगह पर बिना इजाजत के कोई नया निर्माण नहीं होगा। दूसरा बिंदु, पहले से बने गैर कानूनी धार्मिक निर्माण को राज्य सरकार केस टू केस बेस पर रिव्यू करेगी और फिर उस पर जो भी कार्रवाई होगी वो उचित मानते हुए उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर वक्फ बोर्ड ने याचिका दायर की, मांग की कि उनके स्थलों को न ढहाया जाए और इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि हम गैर कानूनी मंदिर और गैर कानूनी मस्जिद या किसी भी दूसरे गैर कानूनी रिलीजियस स्ट्रक्चर में भेद नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। हालांकि जब फैसला लागू करने की बात आई तो मंदिर और मस्जिद में खूब भेद हुआ। सत्ताधारी पार्टियों ने अपनी सहूलियत से अपनी राजनीति शुरू की, जिसका जो वोट बैंक है उसने उसको पकड़ लिया। आपको दुर्गा शक्ति नागपाल का नाम याद करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी 2013 में गौतम बुद्ध नगर में यानी नोएडा में गैर कानूनी मानकर एक मस्जिद की दीवार को गिराया गया प्रशासन द्वारा। तब यूपी में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और सरकार दीवार गिराने वाली अफसर को निलंबित कर देती है, फिर तबादला भी कर देती है। वो दीवार फिर से बना भी दी गई। कमोबेश बाकी राज्यों में भी यही हाल रहा। हाईकोर्ट आदेश देती रही कि गैर कानूनी तरीके से धार्मिक स्थल नहीं बनने देने हैं, जो बन गए हैं उनको ढहाना है। कोर्ट सरकार से रिपोर्ट भी मांगती रही, स्टेटस पूछती रही, लेकिन कुछ राज्यों में थोड़ी बहुत कार्रवाई के अलावा ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। अब फिर कर्नाटक में वापस आते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट को लगा कि गैर कानूनी धार्मिक स्थलों को ढहाने के काम में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई है, बावजूद इसके कि अदालत ने कई बार उनसे पूछा कि आपका स्टेटस क्या है। इसीलिए स्वतः संज्ञान लेकर 27 जून 2019 को फैसला दिया कि सितंबर 2009 के बाद बने सारे गैरकानूनी निर्माण हटाइए। सरकार ने इस फैसले पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट सरकार से पूछती रही कि क्या कार्रवाई की। प्रोग्रेस रिपोर्ट आप जमा कीजिए अदालत को, क्योंकि कोर्ट का आदेश है।
इसीलिए कर्नाटक सरकार ने निर्माण ढहाने का काम मजबूरन शुरू किया। प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी पी रवि कुमार ने सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर को 1 जुलाई को चिट्ठी लिखी कार्रवाई करने के लिए। इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें 6000 से ज्यादा गैर कानूनी तरीके से बने धार्मिक स्थलों की पहचान हुई। तोड़ने का काम शुरू हुआ। स्थानीय अखबारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी संख्या में मंदिर टूटे, मस्जिद टूटे, चर्च भी तोड़े गए और कुछ और धार्मिक स्थलों को दूसरी जगह शिफ्ट करना तय किया गया, जहां पे जो उनका विजडम था उन्होंने लागू किया। लेकिन फिर 10 सितंबर को नंजनगुड तालुक में मंदिर टूटा तो विवाद आ गया। जैसा हमने आपको पहले बताया, कांग्रेस और जेडीएस ये साबित करने में लग गए कि मंदिर टूटने से हिंदुओं का अपमान हुआ है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा नाम के एक संगठन ने, जो खुद को हिंदू धर्म का ठेकेदार बताता है, कर्नाटक के सीएम को धमकी देने लगा खुलेआम। संगठन के नेता धर्मेंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, देखिए इस आदमी की हिम्मत कितनी है। वो कहता है, जो भी हिंदुओं की संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ जाएगा उसे नहीं बख्शा जाएगा। जब हिंदुओं को दुख पहुंचाया गया तो महात्मा गांधी भी मारे गए, हमने गांधी को नहीं बख्शा तो आप कौन हो। चैलेंज। विरोध की इस वाली धारा में बीजेपी के नेता भी शामिल हुए। मैसूर से भाजपा सांसद हैं प्रताप सिम्हा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सिर्फ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, दूसरे धर्मों के स्थलों को नहीं तोड़ा जा रहा है। उन्हीं की पार्टी की सरकार है, फिर भी वो क्लियर नहीं है मामले में। वहां आम आदमी पार्टी भी अपने को ज्यादा बड़ा हिंदू हितैषी साबित करने में कूद गई। आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया कि जब मंदिर टूट रहा था तब भाजपा सांसद चुप क्यों रहे। तो चारों तरफ से हो रहे इस विरोध के कारण बॉम्बे सरकार बैकफुट पर आ गई। विधानसभा में एक बिल लाया गया, कर्नाटक रिलीजियस स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन बिल 2021। ये बिल कहता है कि कोर्ट का आदेश चाहे जो भी हो, ये कानून लागू होने के दिन से कर्नाटक अपने नियमों से धार्मिक स्थलों का संरक्षण करेगा। तो इस तरह से गैर कानूनी धार्मिक ढांचों को ढहाने से बचाने के लिए कर्नाटक सरकार अपना रास्ता निकाल लेती है। अब आपको एक पुराना मामला याद दिलाते हैं। इसी साल 17 मई को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक मस्जिद को ढहाया गया। मस्जिद को ढहाने का खूब विरोध हुआ था उस टाइम। यूपी में बीजेपी की सरकार है। तब प्रशासन ने कहा कि ये गैर कानूनी स्ट्रक्चर है, मस्जिद नहीं ढहाई जा रही है, गैर कानूनी स्ट्रक्चर है, चाहे उसका इस्तेमाल किसी तरह से होता हो, इसीलिए नियमों के मुताबिक उसे ढहाना जरूरी था, ढहा दिया गया। किसी भाजपा नेता ने तब मस्जिद ढहाने का विरोध नहीं किया। लेकिन फिर हम इससे थोड़े पहले के एक वाक्य को याद करते हैं, जब दिल्ली की चांदनी चौक में रीडेवलपमेंट के दौरान एक मंदिर को हटाया गया था। इस वाक्य को जब हम याद करते हैं तो हमें याद आते हैं कपिल मिश्रा जैसे भाजपा नेता, जो इस कार्रवाई का विरोध करते हैं, इमोशनल इशू बनाते हैं। दिल्ली में कोई अपनी जबान से निकाल नहीं पाता है कि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर था जिसे हटाया जाना जरूरी था, सब मंदिर बच सकता था वाले लाइन पे आ जाते हैं। अब आप देखिए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, तीनों जगह एक ही पार्टी का रवैया कैसे अलग अलग दिखने लगता है। अगर गैर कानूनी निर्माण मानकर मस्जिद को गिराया जा सकता है तो गैर कानूनी मंदिर को क्यों नहीं गिराया जा सकता। सेक्युलर वोट्स के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टीज भी इसमें बराबर की भागीदार हैं। किसी को मस्जिद की दीवार गिरने पर अधिकारी का तबादला करना है तो कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद मंदिर गिराए जाने का धार्मिक फायदा उठाने की कोशिश करता है खुलेआम। अगर कोई भी धार्मिक स्थल बिना इजाजत के सार्वजनिक जगह पर बना है तो क्यों नहीं गिराया जाना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं है कि ये तरीके जमीन कब्जा करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, हम जानते हैं। इसीलिए कोर्ट के आदेशों के बावजूद इस तरह के निर्माणों की तरफदारी करने की राजनीति शर्मनाक ढंग से चलती रहती है। आज की दिल टॉप शो में बस इतना ही, लेकिन पूरी तरह से खत्म करने से पहले आता है आखिरी सेगमेंट, कू की राय। इस सेगमेंट में हम सोशल मीडिया पर लोगों से उनकी राय या किसी पोल के जरिए उनका रुझान जुटाने की कोशिश करते हैं। आज का सवाल था, गैर कानूनी तरीके से बने धार्मिक स्थलों को ढहाया जाना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। हाँ और ना कहने वालों का प्रतिशत आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आप भी कूपर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर दी ललन टॉप को फॉलो कीजिए। पोल के नतीजे हम दी ललन टॉप शो में इसी तरह दिखाते रहेंगे। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स या #LTShowOnCoo के साथ कू करके बताइए, हम उसे भी दी ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। आखिर में एक मैसेज और है, इस शनिवार माने 25 सितंबर को सौरभ द्विवेदी करेंगे एक पंचायत का आयोजन। इस पंचायत में बच्चे शामिल होंगे और शामिल होंगे उनके माता पिता भी, भारत के भी और भारत से बाहर के भी जो भारतवंशी हैं। हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आपके बच्चे टेलीविज़न और फ़ोन पर क्या देखते हैं और उसका उनकी मनस्थिति पर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप इस पंचायत में शामिल होना चाहते हैं तो हमें मेल कीजिए ltshowmail@gmail.com पर, ltshowmail@gmail.com पर। देखते रहिए दी ललन टॉप। नमस्ते।